ओम। अभी जो विषय चल रहा है, कोश प्रवेश रत्न परीक्षा। कोश के अंदर प्रवेश करने योग्य रत्नों की परीक्षा कैसे किया जाए, उसमें कल विषय हो गया था मोतियों की परीक्षा। मोतियों के गुण, मोतियों के प्रकार इत्यादि, उनकी माला, उनकी माला बनाने की व्यवस्थाएं, ये सारे हो गए हैं। 28 सूत्र सूत्र तक हो गए हैं 11वें अध्याय में। 29 से शुरू होगा। मणि ही, अध्याय चल रहा है ना? हाँ 11वां अध्याय चल रहा है, दूसरा हाँ, आगे चलेगा। 11वां अध्याय कोश प्रवेश रत्न परीक्षा। इसमें 29वां सूत्र से आज चलेगा। इसमें अब मोतियों की चर्चा हो गया, मणियों की चर्चा है। हालांकि मोती भी एक मणि है, या मणि शब्द जो है विशेषकर स्टोन के लिए है, जिसको हम अंग्रेजी में जेड कहते हैं, या जो अलग अलग रंगों के कुछ विशिष्ट पत्थर होते हैं जो दुर्लभ होंगे और जिसके कुछ विशेष गुण होते हैं, तो उनको मणि कहते हैं। तो उनकी चर्चा है। सबसे पहले उनके विभाग बता रहे हैं। मणि ही कौटः मौल्ययकः पारसमुद्रकश्च। तो उत्पत्ति स्थान के अनुसार 3 विभाग कर रहे हैं। तो कौट, ये कूट कोई पर्वत है, या कोटि कोई पर्वत है, या स्थान है जहां उत्पन्न हुए, जहां प्राप्त होने वाले मणि कौट कहे जाते हैं। मौल्ययकः वैसे मूल शब्द से बनना चाहिए। इस व्याख्या में मलय पर्वत की चर्चा करते हैं। माल्ययकः लगता है माल्यय का पाठ ही सही है। मौल्यय का सही नहीं लगता है। तो माल्यय स्पष्ट है मलय पर्वत में प्राप्त होने वाले, और पार समुद्र समुद्र पार जो और देशों में आर्यावर्त से बाहर, जो सिंहल आदि द्वीपों में, या यानी जो भी समुद्र पार देशों में प्राप्त होने वाले जो मणि है, उनकी चर्चा है। 3 प्रकार की है स्थान के अनुसार, और उसकी स्वरूप के अनुसार आगे चर्चा है। सौगंधिकः पद्मरागः अनवद्यरागः पारिजातपुष्पकः बालसूर्यकः। इसमें बहुत से है प्रकार, उनमें से कुछ बताए जा रहे हैं। सौगंधिकः, वैसे सौगंधिक सुगंध कमल को कहते हैं। उसके समान रंग वाला सौगंधिक, कमल के रंग वाला जो स्टोन है, पत्थर है, जो मणि है। पद्मराग, वैसे पद्म भी कमल ही है।
ये हल्के से नीले रंग का होना ये सौगंधिक का कहा जा रहा है। सौगंधिक संस्कृत व्याख्या में कमल नहीं है, कोई और फूल है जो जिसमें हल्का सा नीलापन है, तो उस प्रकार का रंग वाला जो मणि है सौगंधिक है। पद्मराग तो बिल्कुल कमल की तरह लाल रंग है, कमल वाला रंग। अनवद्य राग है, अनवद्य कुमकुम को कहते बिल्कुल लाल रंग है। पारिजात पुष्पक है, तो पारिजात पुष्प के समान, वैसे पारिजात पुष्प जो है सफेद होता है, उसके डंठल लाल होता है, तो पुष्प जो है मुख्य जो भाग उसका सफेद है, तो उसी प्रकार का रंग। और बाल सूर्य कहा, जो सूर्योदय के समय सूर्य का जो रंग है उस प्रकार का रंग वाला। वैसे कमल का और सूर्योदय के रंग, सूर्योदय के समय ऑरेंज होगा, कमल का रंग थोड़ा सा उससे हटकर है, अलग है। तो ये 5 प्रकार के मणि बताए रह जा रहे हैं। इसके अलावा आगे वैडूर्य है। ये वैडूर्य और संस्कृत में एक वैदूर्य है, व्याकरण में विदुरान्य सूत्र से बनता है। दोनों मुझे लगता एक ही है, उनके कुछ अलग लक्षण होने से वो, या विदुर देश से प्राप्त होने से उनको वैडूर्य कहा जा रहा है। ये भी एक प्रकार से पत्र ही है, इनके भी अलग अलग रंग है। उत्पल वर्ण, शिरीष पुष्पक, उदक वर्ण, वंशराग, शुकपत्र वर्ण, पुष्यराग, गोमूत्रक, गोमेदक। ये ये भी यानी 8 प्रकार के हैं। उत्पल भी एक कमल है, ये सफेद रंग का होता है, थोड़ा सा अलग रंग है इसका, तो उस वर्ण वाला है। दूसरा शिरीष पुष्प है। और तीसरा उदक वर्ण, जल के समान यानी पारदर्शी होना चाहिए। वंशराग यानी बांस के पत्ते के समान कुछ हरा रंग होगा। शुकपत्र वर्ण, ये तोते के पंखड़े के समान, यानी बांस का पत्ता भी हरा है, तोते के पत्ता यानी जो क्या बोलते हैं उनको, अम, पंखुड़ी, वो भी हरा, पर दोनों हरे में से अंतर है। पुष्यराग, पुष्यराग वैसे पीला रंग का होता है। गोमूत्र कह, गोमूत्र के समान कुछ हल्का लाल रंग का। और गोमेदक है, गोमेदक भी जो है गोरोचना के समान, ये भी थोड़ा सा हल्का लाल ही होता है, दोनों में कुछ अंतर होगा। ये 8 प्रकार के वैडूर्य है। इसके अलावा अन्य जो प्रकार बताए जा रहे हैं, नीलावलीय, इंद्रनील, कलाय पुष्पक, महानील, जाम्बवाभ, जीमूतप्रभ, नंदक, श्रवणमध्य, शुद्ध स्फटिक, मूलाट वर्ण, शीतवृष्टि, सूर्यकांतिश्च इति मणयः। इतने प्रकार की मणि है, इनके नाम से ही कुछ समझना होगा, बाकी व्याख्याकार व्याख्या कर रहे हैं। नीलावलीय,
यानी नीले रंग के जिसमें लाइंस जैसा हो, यानी सफेद के अंदर नीले रंग के लाइंस हो। और इंद्रनील है, इंद्रनील जो है ना, ये मोर के पंख के समान अनेक वर्ण के हों। कलाय पुष्पक है, कलाय जो है वैसे जहां तक मुझे ध्यान है मटर को कहते हैं, तो मटर के रंग का हो। हरा रंग कुछ वो पहले बताया उनसे अलग नहीं, कलाय पुष्पक है ने मटर के फूल के समान। मटर के फूल थोड़ा सा नीले रंग का होता है, उस प्रकार के रंग वाला। महानील है जो गहरा नीले रंग का हो, या भ्रमर को कह रहे हैं। भ्रमर का रंग वो भी बहुत गहरा नील होता है, नीला रंग। जाम्बवाब है, ये जामुन की तरह जो रंग है वो भी नीले रंग का, एक वायलेट रंग का वो एक रूप है। जीमूत प्रभ, जीमूत यह मेघ को कहा जा रहा है, मेघ के समान ग्रे कलर का। नंदक है, नंदक जो है ना अंदर सफेद हो ऊपर ऊपर से नीला रंग का हो। श्रवण मध्य है, यानी जिसके अंदर जल श्रवण जैसी लहर जैसे कुछ स्थिति हो। प्रकाश जब जाए उसके अंदर तो ऐसा लगे कि जैसे जल का प्रवाह हो रहा है। शुद्ध स्फटिक है, बिल्कुल आर पार साफ दिखने वाला। मूलाट वर्ण है, उद्धृत स्नेह ददिच्छाय। नहीं पता। शीत वृष्टि ही, शीत वृष्टि जो है ना चंद्रमा के समान वर्ण। सूर्यकांत, चंद्र किरण स्पर्श द्रवती, यानी शीत वृष्टि जो है ना चंद्रमा की रोशनी पड़ने पर ऐसा लगेगा जैसा बह रहा है। और सूर्यकांति जो है ना, सूर्य की किरण पड़ने से वो बिल्कुल लाल हो जाए। ये मणिया है। पहले 5 प्रकार का बताया, फिर 8 प्रकार की वैडूर्य है, इसके अलावा ये सारे प्रकार हैं। तो ये रंग के आधार पर ये सारे विभाग बता रहे हैं। ये असल में इनकी उत्पत्ति जो होते हैं 2 प्रकार से, यानी या तो जब कभी उल्का पिंड गिरे जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर बन जाता है तो उस समय इन पत्थरों का निर्माण होता है, या फिर ज्वालामुखी फटके लावा आता है जो बहुत तेज गर्मी में इनका निर्माण होता है। तो ये बहुत ही रेयर, कई कई मिलते हैं, इस कारण से इनका कीमत बहुत ज्यादा है। और अलग अलग परिस्थितियों में इनका निर्माण होता है, तो जिन मूल वस्तुओं से बनते हैं उस कारण से इनमें रंग का भेद होगा। जो जितना ज्यादा दुर्लभ है उसका उतना ज्यादा कीमत है। तो इसलिए ये सब यहाँ गिने जा रहे हैं। अब इनके आकार के अनुसार विभाग किए जा रहे हैं। षडश्र, चतुरश्र, वृत्त व, यानी 6 कोने, 4 कोने अथवा गोल। तीव्र राग, संस्थानवान। अच्छा नहीं, ये गुण मणियों के गुण बताए जा रहे हैं। जो 6
कोने वाला हो, चौकोर हो, गोल हो, जिसका रंग बहुत अच्छा स्पष्ट दिखने वाला हो, यानी हल्का रंग अच्छा नहीं माना जाता, बहुत प्रकट रंग होना चाहिए। संस्थानवान, बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए। अच्छा है, बिल्कुल स्वच्छ, जिसके अंदर कोई मैल ना हो। स्निग्ध, बिल्कुल चिकना, रफ नहीं होना चाहिए सरफेस। गुरु, भारी होना चाहिए। अर्चिष्मान, प्रकाशमान होना चाहिए। अंतर्गत प्रभा, इसके अंदर भी प्रकाश होना चाहिए, नहीं जैसे चमकने वाला, अंदर से चमक आना चाहिए। प्रभानुलेपी, यानी जैसे प्रकाश का लेप किया हुआ हो, इस प्रकार ये मणि के गुण हैं। बाकी सामान्य पत्थर और मणि देखने से ही पता चलना चाहिए। तो ये मणि के गुण बताए हैं, अब दोष बताए जा रहे हैं। मंदराग प्रभः सशर्करः पुष्पः पुष्पच्छिद्रः खंडः दुर्विधः लेखाकीर्ण इति दोषाः, यानी जिसके प्रकाश या रंग जो है मंद हो, यानी गहरा रंग ना हो, हल्का रंग, वो पता भी नहीं चल रहा कि रंग है या नहीं है। और जिसके अंदर कंकड़ जैसा यानी दानेदार दिख रहा हो, जैसे एक तो ठोस दिख रहा और एक अंदर जो है ना दाने दिखना, वो दाने दिखना गलत है। पुष्प छिद्र, छेद, पुष्प के समान छेद वाला। पुष्प छिद्र है, अंदर जो है ना पत्थर के अंदर कोई बबुल जैसा होता है, जैसे छेद जैसा, वो पूरा ठोस नहीं होगा, अंदर कोई बबुल होगा, वो भी अच्छा नहीं है, वो टूट सकता है बहुत जल्दी। खंड, कटा हुआ। दुर्विध, अब ये दुर्विध को समझना है पहले। आज के दिन में मणियों का जो काम हम देखते हैं, अंगूठियों में या नेकलेस वगैरह, जो हार जो बनते हैं, वो सोने या चांदी के अंदर झड़े हुए होते हैं। सोना चांदी इनके अंदर पिघले हुए, सोना चांदी के अंदर ये फिट किए हुए होते हैं, अच्छे से फिट किए जाते हैं ताकि टूटे नहीं। मणियों में छेद करके माला बनाने की प्रक्रिया आज नहीं है, पर पहले था। जैसे मोती में छेद करते थे, वैसे मणियों में भी छेद किया जाता था और छेद करके उससे माला बनाए जाते थे। वैसे पुरातत्व की दृष्टि से देखेंगे तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बहुत से छोटे छोटे कारखाने कह सकते हैं, या जैसे सोनारों का जो छोटे छोटे दुकान रहते हैं, ऐसे कई दुकानें मिली है जिनमें ये मणिया, उसके अंदर छेद करने की प्रक्रिया, ये सारे जो टूल्स और उसके कुछ मणि भी, यानी कुछ प्रकार के पत्थर, यानी बहुत महंगे नहीं, हल्के पत्थर, इनमें बहुत से वेराइटीज होंगे, जो बहुत सारे लक्षण अच्छे जिसमें है वो तो बहुत महंगे होंगे, पर जिसके अंदर थोड़े थोड़े दोष हो, उस प्रकार के भी बहुत से पत्थर व्यवहारिक रूप पे काम आएंगे, जो कम पैसों में उपलब्ध होने से सामान्य व्यक्ति उनको खरीद सकते हैं। तो उस प्रकार के दुकान या उनके कारखाना कह सकते हैं, कार्यशाला कह सकते हैं, वो उपलब्ध थे। और उस पे जो खोज के जो जानकारियां है वो ये है कि इतना पतला छेद इन पत्थरों में किया जाता था कि बिल्कुल जैसे बाल के बराबर पतला सा धागा जो है उसमें चढ़ाया जाता था। तो वो कैसे ड्रिल करते थे, क्या वो मटेरियल था, वो आज भी एक यानी एक रहस्य कह सकते हैं।
आज भी यदि उस प्रकार का छेद करना हो बहुत कठिन है, पर पहले किया जाता था। तो छेद किए जाते थे, छेद करके धागा चढ़ाकर माला बनाया जाता था, किंतु वो छेद आउट हो गया तो फिर वो मणि जो है ना बेकार माना जाता है। और रेखा कीर्णः, उस मणि के ऊपर काम करते समय यदि काम करने वाला भूल से उसके ऊपर एक यानी क्या बोलते हैं, अपने टूल से स्क्रैच कर दिया, स्क्रैचेस यदि है तो भी वो दोष है। बिल्कुल चिकना होना चाहिए, कोई स्क्रैच नहीं, ना तो उसके अपने स्वाभाविक रफनेस, ना ही कार्य करते समय स्क्रैचेस या कोई किसी प्रकार का स्मूथनेस में कमी आना, ये दोष के अंदर माना जाएगा। तो अभी तक जो मणि बताए हैं वो सब बहुत उच्च स्तर की मणियां हैं जो कोश में रखे जा सकते हैं। कोश में ये ध्यान देना होता है कम जगह में ज्यादा मूल्यवान वस्तु रखे, ये प्रयास होना चाहिए ताकि संभाल कम हो, काम कम हो और कम जगह में बहुत ज्यादा मात्रा में मूल्य हम रख सके। इससे जो सबसे श्रेष्ठ है वे ही रखे जाए, ये प्रयास होता है। तो ऐसे श्रेष्ठ मणियों की चर्चा की। अब दूसरे लेवल की यानी मध्यम स्तर के मणियों की बात है। तो इसके अंदर विभाग बना रहे हैं विमलकः, शस्यकः, अंजनमूलकः, पित्तकः, सुलभकः, लोहिताक्षः, मृगाश्मकः, ज्योतिरसकः, मैलेयकः, आहिच्छत्रकः, कूर्पः, प्रतिकूर्पः, सुगन्धिकूर्पः, क्षीरपकः, शुक्तिचूर्णकः, शिलाप्रवालकः, पुलकः, शुक्रपुलकः इति अंतरजातयः, ये बीच की स्थिति वाली मणियां है। विमलकः को श्वेत हरित कह रहे हैं, सफेद और हरा रंग मिक्स। शस्यकः जो है नीला रंग कह रहे हैं। अंजनमूलकः नीला और सांवला। पित्तकः ये गोपित्त वर्ण कह रहे हैं, कुछ हल्का सा पीलापन होगा इसमें। सुलभकः है शुक्ल यानी सफेद रंग का। लोहिताक्षः ये पूरा ही लाल रंग किया हुआ। मृगाश्मकः, अच्छा लोहिताक्षः पर्यंत रक्तः कृष्ण मध्य, अंदर काला और चारों तरफ लाल। मृगाश्मकः जो है ना ये काला और सफेद दोनों मिक्स। ज्योतिरसकः ये सफेद और लाल रंग का। मैलेयकः ये हिंगुल पौधा है उसकी छाए जैसा। अहिच्छत्रकः ये मशरूम के रंग का हो। कूर्पः कूर्पः जो है ना दानेदार, जिसके अंदर जैसे सैंड की जो दाने होते उस प्रकार दाने जिसके अंदर हो। प्रतिकूर्पः इसके अंदर जो प्रकाश है स्पष्ट ना हो, कई बीच में प्रकाश और बीच में डार्कनेस, फिर प्रकाश, इस प्रकार का। सुगंधि कूर्पः ये मूंग का रंग का हो। क्षीरपकः ये दूध वर्ण, दूध के रंग का हो। शुक्ति चूर्णकः यानी जिसके अंदर अनेक रंग हो। शिला प्रवालकः ये प्रवाल के रंग का हो।
पूजकः अंदर कालापन हो, शुक्र पूजकः अंदर सफेद यानी ये उसकी मणि के अंदर सफेद हो। तो इस प्रकार की जो मणियां है ये बीच क्वालिटियां हैं, यानी इतनी तो वेराइटीज है। इनमें से पहले जो बताया वो श्रेष्ठ है और ये जो बताया है बीच वाले है। इसके अतिरिक्त भी बहुत प्रकार की मणियां हैं, तो उनके बारे में बता रहे शेषाह काच मणयः, बाकी कांच के बराबर मणियां हैं। जैसे कांच का कोई खास कीमत नहीं है, वैसे उन मणियों का कोई खास कीमत नहीं है, वो तो वैसे ही एक सामान्य पत्थर जैसे है। तो इस प्रकार मणियों की व्यवस्था है। तो कोष में श्रेष्ठ मणियों का ही प्रवेश हो, ये कोषाध्यक्ष ध्यान देता, तो कोषाध्यक्ष को ध्यान देना चाहिए। हम्म। अब मोती हो गया, मणि हो गया। अब है नंबर असली जो वस्तु है वो हीरा। हीरे के प्रकार बता रहे हैं। सभा राष्ट्रकम, मध्यम राष्ट्रकम, कास्तीर राष्ट्रकम, श्रीकटनकम, मणिम मणिमंथकम, इंद्रवाणकम च वज्रम। एक दो तीन चार पांच, 6 प्रकार के हीरे हैं। ये शायद इनके उपलब्ध स्थान के आधार पर ये नाम बताए हैं। सभा राष्ट्रकम जो है ये विदर्भ देश के पास में प्राप्त होने वाले हीरे। मध्यम राष्ट्रकम तो कौशल के पास प्राप्त होने वाले हैं। कश्मीर राष्ट्रकम जो कश्मीर में प्राप्त होने नहीं, ये कास्तीर राष्ट्रकम होना चाहिए। कास्तीर एक नगर का नाम है, आज का पता नहीं, व्याकरण में कास्ती राजस्तुंदे नगर है, ये निपातन है अष्टदय सूत्रों में। नगर कोई कास्तीर नगर है, वहां प्राप्त होने वाला जो है वो कास्तीर राष्ट्रकम कहा जाता है, वज्र। श्री कटनकम, ये भी कोई पहाड़ है श्री कटनक, वहां प्राप्त होने वाला। मणिमंथकम, ये उत्तर की दिशा में कोई मणिमंथक पहाड़ है, वहां प्राप्त होने वाला। और इंद्रवाणक्य भी कलिंग देश में उत्पन्न होने वाला। ये सारे व्याख्याकारों के आधार पर ही हम कह सकते, क्योंकि ये शब्द बिल्कुल हमारे लिए अपरिचित है। तो कुल मिला के ये अलग अलग देश है या अलग अलग नगर, पहाड़ इत्यादि, वहां से प्राप्त होने वाले वज्र है। तो स्थान तो बताया, और इनकी योनि यानी किस प्रकार की परिस्थिति में से उत्पन्न होता है। एक तो खनी खान में से निकालने वाला, एक स्रोत जल स्रोत से उत्पन्न होने वाला, और प्रकीर्णक यानी जल और खान इन दोनों को छोड़कर इधर उधर वैसे ही प्राप्त होने वाला। तो इस प्रकार के ये हीरे हैं। अब रंग के आधार पे इनका वो विभाग कर रहे, वैसे हीरा तो इसमें कोई रंग नहीं होगा, पारदर्शी होती है, पर फिर भी कुछ हीरे हैं जिनमें हल्का रंग होता है कुछ इंप्योरिटीज के कारण, और उससे उसकी सुंदरता भी बढ़ जाती है। हम्म।
तो शुद्ध जो हीरा है वो तो आज के दिन में जो हम देखते हैं वो बिल्कुल स्फटिक के समान साफ होता है, किंतु इनको भी, जिनमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज है, उनको भी हीरे के अंदर गिनाया जा रहा है यहाँ। मार्जा राक्षकम यानी बिल्ली के आंखों के समान रंग वाला, शीरीष पुष्पकम शिरस के फूल के समान रंग वाला, गोमूत्रकम गोमूत्र के समान रंग वाला, गोमेदकम ये गोरोचना के समान रंग वाला, शुद्ध स्फटिकम बिल्कुल पारदर्शी, मूलाटी पुष्पवर्णम मूलाटी के फूल के समान रंग वाले, मणिवर्णानाम मणिवर्णानाम अन्यतम वर्णमिति, जितने मणियों के रंग बताए हैं उनमें से कोई भी रंग हो वो वज्र का ये रंग हो सकता है, वो स्वीकार्य है। तो एक तो शुद्ध स्फटिक है और ये विभिन्न प्रकार के रंग है, तो इन रंगों में भी वज्र स्वीकार्य है। पर इनके गुण कैसे, यानी कैसे वज्र अच्छा है, इसके लिए बताया जा रहा है। स्थूलम गुरु प्रहार सहम समकोटिकम भाजन लेखितम कुभ्रामी भ्राजिष्णु च प्रशस्तम। एक तो जो मोटा हो, बहुत छोटा हो तो उसकी कीमत काफी कम हो जाता है, जो जितना मोटा हो उतना श्रेष्ठ है। गुरु भारी होना चाहिए, यानी उसी आकार के दूसरे पत्थर की अपेक्षा हीरा जो है भारी होता है। प्रहार सहम, इसको हथौड़ी मारे तो हथौड़ी में डेंट आना चाहिए, हीरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, प्रहार को सहन करने की स्थिति हो। समकोटिकम, इसके आकार प्रकार यानी सिमेट्री होनी चाहिए, सब तरफ से एक जैसा होना चाहिए, उसके सारे साइड्स जो है ना एक समान हो, एक साइड बड़ा एक छोटा बेढंग का आकार वो ठीक नहीं है। भाजन लेखितम, किसी कांस्य आदि पात्र के अंदर इसको रगड़े तो उस पात्र के अंदर स्क्रैचेस आना चाहिए, हीरे को कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए, जिसमें भी पात्र में रख के रगड़े तो उसमें स्क्रैचेस आना चाहिए। कुभ्रामी, कुभ्रामी शब्द थोड़ा सा इसमें कुछ अलग शब्द है, देखें। तरकुभ्रामी, ये शायद इसे पहले भ्राजन लेखित तम कुभ्रामी दूसरे विभाग है, भ्राजन लेखी और तरकुभ्रामी। उस स्थिति में ता के ऊपर बिंदी नहीं है और रेफ भी है ना, पाठ भेद है। तरकुभ्रामी ज्यादा सही पाठ लगता है, यानी जैसे हम टापू कहते, क्या कहते हैं, भंवर जो घुमाने वाला जो चीज है उसको घुमाते हैं, रस्सी बांध के छोड़ देते तो घूमता है, तो उस प्रकार घूमना चाहिए घुमाए तो। और भ्राजिष्णु प्रकाशमान होना चाहिए, इस प्रकार के लक्षण हीरे में है तो ये अच्छा माना जाएगा। नष्टकोणम निरश्री पार्श्व पार्श्व पार्श्वापवृत्तम च अप्रशस्तम, जिसके कोने नष्ट यानी टेढ़े मेढ़े हैं, उस एक बराबर कोने नहीं है, और जिसकी साइड्स भी बराबर नहीं है, किसी एक तरफ झुका हुआ है, यानी आकार यदि सिमेट्री ना हो, सब एक तरफ की यानी एक प्रकार से साइड्स ना हो तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा, आकार सही होना चाहिए। तो ये हीरे के प्रकार है। तो आगे प्रवाल की बात है।
प्रवाल, चंदन इत्यादि यानी स्टोन्स के अतिरिक्त और जो वस्तु है जिसको हम सार कहते हैं, उनकी चर्चा ये कल करेंगे हम। आज इतना ही रखेंगे। इसमें कुछ पूछना है? एक बात ही पूछना था। हाँ जो मणि का पहले तो भेद गिना दिया, उत्पत्ति स्थान बता दिया हाँ, कि उत्पत्ति स्थान यहाँ है, से फिर मणि, रंग के अनुसार है। ठीक है। फिर मणियों का भेद गिना दिया 5 प्रकार के। हाँ, तो ये जो 5 प्रकार के भेद गिनाए वो किस आधार पे गिनाया है? फिर ऐसा उसके लगता आगे है। जो है, फिर उसके आगे नीलावलिया बता दिया, वैदुर्य बता दिया, शुद्ध स्फटिका आदि ऐसा करके बता दिया। इसमें क्या आचार्य चाणक्य ने अपने समय में जो जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र के और जो लोक में व्यवहार है, जी इन सबका संकलन किया। तो इनमें जी से जो मुख्य मुख्य रूप से कुछ अलग अलग व्यवस्थाएं थी, ऐसा लगता है कि उनको वैसे की वैसे उठा के रख लिया। किसी जी ग्रंथ में ये 5 प्रकार का है, किसी में वैडूर्य नाम के कुछ अलग व्यवस्था है, किसी और जगह यानी फलाना देश में कुछ और व्यवस्था है। उन सबको जो ओवरलैपिंग को छोड़कर जो अलग अलग है वो सारा वैसे के वैसे रख लिया। इससे हमें 3-4 विभाग दिखते हैं इसमें। जी। और बाकी बात है, इन मणियों का उपयोग विशेष क्या करते होंगे? माला आदि बनाने में, या जैसे अलंकरण मुकुट के होते लिए हैं। है। जी अलंकार के लिए वैसे ये प्रश्न है, एक गहरा प्रश्न है। ये जी सोना, चांदी, हीरे, मोती, ये सारा मोती तो फिर भी ठीक है, इसका भस्म भी बनता है, आयुर्वेद में उपयोग है। हीरे का भी भस्म बनता है, बहुत कम है। बाकी इनका जी। उपयोग क्या है? मणियों का नहीं, सोना चांदी। आवाज कट रही है। सोना चांदी, जी इनका उपयोग क्या है? उपयोग कुछ नहीं है, रेयर है, कम मिलते हैं, तो लोगों में उनके प्रति आकर्षण है। जी वो आकर्षण जो है उनको बांधने का साधन है। सोना चांदी के बिना दुनिया में किसी व्यक्ति का कोई काम नहीं रुकता। जी फिर भी दुनिया को बांधने के लिए वो साधन, क्योंकि उनके प्रति आकर्षण हो। जी। ठीक है। जैसे आजकल आर्थिक व्यवस्था को वो दूसरे देश में गिरवी रख देते हैं, उससे उतना डॉलर ले लेते हैं, ऐसा होता होगा उस समय भी। हाँ, वो तो है ही नहीं, पर ये अपनी संपत्ति बेच के पैसे लाने की जो प्रवृत्ति है ना, भारत में लगभग ना के बराबर थी। ये जी सारा इकट्ठा इससे किया जाता था कि कभी अकाल पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो जी दूसरे देशों से अनाज खरीदना पड़ेगा। तो उस समय ये सारे रत्न जी जितने हैं ये बेच के अनाज खरीदा जाता था। जी तो यही इनका उपयोग है, बाकी कोई मतलब नहीं है। यानी किसी से भी कोई काम लेना हो, कुछ खरीदना हो राजा को कोई विशेष परिस्थिति में, तो इनका उपयोग होता है, और तो कुछ नहीं। जी। ठीक हो गया। तो ठीक है, आज यही विराम देते हैं। आचार्य जी, हाँ जी। हाँ, ये हीरे के लिए वज्र कहा गया है ना? जी हाँ। अच्छा, तो इसलिए वो जैसे वज्रादपि कठोराणी, वो जो एक अरे वैसे दक्षिण भारत में हम तेलुगु में वज्र ही कहते थे। अच्छा, हीरे को वज्र ही कहते हैं। वज्र ही कहते हैं। अच्छा, तो जैसे ये इसमें वज्र को एक हथियार करके भी एक जो कहते हैं ना हाँ कि हाँ, बिल्कुल, वज्र, इंद्र का तो जो है ना वज्र। तो वो भी हीरे का रहेगा, ऐसा रहेगा कुछ? नहीं 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 नहीं, वो अलग है। अच्छा, हाँ, वो वो अलग है ना? वो वज्र अलग है। हीरा और उस वज्र दोनों में एक समानता ये है कि जैसे हीरा काटा नहीं जा सकता, हीरे को हाँ हाँ। काटना है तो हीरे ही चाहिए। वैसे ही वो वज्र जो है ना, इंद्र का वज्र, उसका कोई, उसको तोड़ने वाला कोई दूसरा हथियार नहीं है। अच्छा, ठीक ठीक। जी हाँ। तो ओंकार का उच्चारण करेंगे।
ओम। धन्यवाद आचार्य जी। जी, नमस्ते। नमस्ते।